मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को विदित है कि जो शेटेट की परीक्षा होने वाली है उसमें 30 नंबर का संस्कृत का प्रश्न पूछा जाता है और उसी प्रश्नों के अभ्यास श्रृंखला लेकर हम उपस्थित होते हैं। उसी की कड़ी में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पार्ट 1 उपलब्ध करा चुके हैं, पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर कितना होता है और हमारी तैयारी कहाँ तक है। देखिए प्रश्न संख्या 18 थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं धीरे धीरे इसको पढ़ दे रही हूँ। हालांकि मैं बहुत स्पीड में प्रश्नों को हल करा रही हूँ क्योंकि हमें पता है समय बहुत कम है, लेकिन प्रश्न चूँकि दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसको धीरे धीरे से पढ़ रही हूँ और देखिए थोड़ा बहुत दिखा भी देती हूँ अगर हो सकेगा पॉसिबल तो। बालकः अद्य पठन गच्छति इस वाक्य में अव्यय है। पूछ रहा है कि सेंटेंस है बालकः अद्य पठन गच्छति इस वाक्य में अव्यय है, तो क्या पठन अव्यय है या फिर बालका अव्यय है? कह रहे पठन अव्यय है, कह रहे हैं कि पठन अव्यय है। एक सेकेंड, पठन अव्यय है। पहला है अद्य, दूसरा है पठन, गच्छति और बालका। देखिए पठन क्या है, ये पद है सुप्तिगंतम सुपद और तिगंत प्रत्ययों से युक्त जो होते हैं सब पद होते हैं। गच्छति भी, बालिका भी, ये सब नहीं है। बल्कि अद्य क्या होता है, अव्यय क्या होते हैं, न्याव्ययति इति अव्यय, जो कहीं भी किसी भी जिनके स्वरूप में कभी कोई मतलब व्यय नहीं होता है, जिनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं। जैसे अद्य है तो अद्य ही यूज होगा, अद्यो अद्यो मतलब किसी प्रकार का इनका न रूप चलेगा, तो ऐसे शब्दों को अव्यय हम कहते हैं। तो अव्यय अद्य क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि 60 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 60 को संस्कृत में षष्ठी कहते हैं, षड्विंशति कहते हैं 26 को। ठीक है, और ये षटसती ये है नहीं, तो षड्विंशति किसको कहते हैं, 26 को कहते हैं। षष्ठी किसको कहते हैं, 60 को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि त्रयशीति ही का संख्यात्मक रूप क्या होगा? अशीति क्या होता है, अशीति का मतलब होता है 80 और त्रय उसमें 80 प्लस कर दो, ये कितना हो गया 83। तो 83 जिस ऑप्शन में ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूली तो जीवामूलम, जीवामूली का उच्चारण स्थान जीवा से बोले के मूल से तो जीवामूली ही होता है, उनका क्या होता है उच्चारण स्थान, जीवामूल ही उनका उच्चारण स्थान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपधमानीय पूछा जाए तो ओष्ठ ओठ से बोले जाते हैं। चलिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसीलिए स्वरों को अच भी कहते हैं। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए व्यंजन वर्णों को हम लोग हल भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम संपूर्ण व्यंजन वर्ण जैसे जितने व्यंजन वर्ण उनका नाम अलग अलग न लेकर कहते हैं हल वर्ण, तो हल वर्ण में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी आ जाएंगे। अच कह दें तो अच में जितने भी स्वर हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि क्या नहीं आता। अब देखिए इसमें स्वर क्या नहीं है, अड़ा स्वर नहीं है, ऐसा ये जो है नहीं आता है, ये हल वर्ण में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है अंतस्थ अथवा अर्ध स्वर के अंतर्गत नहीं आता। अंतस्थ या अर्ध स्वर क्या होते हैं? जो यण है या लावा जो सब हैं, ये चार हैं, या लावा, ये इन्हीं को अंतस्थ कहते हैं क्योंकि इनको बोलने में वाणी अंदर ही स्थित रहती है। हवा देखिए या लावा बाहर नहीं निकलती है, उसमें बाहर नहीं निकलती है, इसी कारण इनको अंतस्थ कहते हैं। और अंतस्थ के अलावा इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो देखिए या लावा में क्या नहीं है, देखिए रा भी आ रहा है, या भी आ रहा है, तो शा नहीं है, सा क्या है, ऊष्म वर्ण है, ऊष्म, जिनको उच्चारण करने में ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये क्या है, ऊष्म वर्ण। देखिए शा शा शाह आप बोल रहे हैं तो एक प्रकार का मतलब ऊष्मा टाइप की निकल रही है, इसीलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा गया। इनकी भी संख्या 4 है और अर्धस्वर या अंतस्थों की भी संख्या कितनी है, 4 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि सुकनास किसका मंत्री था? सुकनास किसका मंत्री था? दिलीप का मंत्री था, दुष्यंत का था, शूद्रक का था या तारापीठ का था? तो सुकनास जो है मंत्री था, जिसने तारापीठ के बेटे को जो है बहुत समझाया, उसका चंद्रापीठ को उसको उपदेश दिया है, कादम्बरी का एक भाग है। और ये किसका जो है मंत्री था? तो तारापीठ था। तारापीठ कौन था? चंद्रपीठ का पिता था। शूद्रक कौन था? एक राजा था विदिशा नगरी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है?
प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 के लिए हमें दूसरा लेना पड़ेगा, ये है। चलो प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस राजा ने नंदिनी की सेवा की। इसकी भी चर्चा हम बहुत हर प्रैक्टिस सेट में लगभग इसकी चर्चा कर चुके हैं और किसी न किसी रूप में सवाल आ ही गया है, तो इस पर हम लोग जो है संक्षिप्त में बताते चले हैं। तो देखिए किस राजा ने नंदिनी गाय की सेवा की थी। तो राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की थी। इनकी पत्नी थी सुदक्षिणा, और जो नंदिनी गाय थी, जिन गाय की सेवा की थी उसका नाम नंदिनी था। ठीक है, जिन गाय की इन्होंने सेवा की थी राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने, उस गाय का नाम नंदिनी था। और नंदिनी किसकी पुत्री थी? तो कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 की हारित किसका पुत्र था? तो हारित जो है, हारित का वर्णन कादम्बरी में हुआ है। हारित जो है जाबाली का पुत्र था। किसका पुत्र था? जाबाली का पुत्र था। हारित किसका पुत्र था? जाबाली का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये कादम्बरी का पात्र है हारित। अगला प्रश्न है कि शकुन शब्द का अर्थ क्या होता है? शकुनी मामा, पक्षी, वृक्ष अथवा पुत्र। तो शकुनी मामा नहीं होते हैं वृक्ष। शकुनी शब्द का अर्थ होता है पक्षी। पक्षियों को शकुनी भी संस्कृत में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रदोषा शब्द का विलोम होगा। प्रदोषा शब्द का विलोम क्या संध्या होता है, प्रबुद्धा होता है, प्रकाशा होता है या प्रत्युषा होता है? प्रदोषा शब्द क्या होता है? प्रदोषा शब्द का विलोम क्या होता है? जो प्रदोषा शब्द है इसका विलोम होगा प्रत्युषा। क्या होगा? प्रत्युषा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। प्रश्न संख्या 29 देखिए। कक्षा में शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं गिना जाता है शामपट, चाक, दंड या चार्ट। देखिए ये तीनों शिक्षण सामग्री हैं। चार्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, चौक की भी, शामपट की भी, लेकिन दंड जो है सामग्री नहीं है और इनका विरोध ही किया गया भाई नई शिक्षा नीति में। तो दंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है श्यामपट, बोर्ड, चित्र, चार्ट या रेडियो। तो देखिए श्यामपट, चार्ट को भी देखा जाता है, श्यामपट भी दृश्य सामग्री है, चित्र भी दृश्य सामग्री है, तो ये सब गलत हो जाते हैं। रेडियो क्या है? ये श्रव्य सामग्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और मैं आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को आयाम दे रहे होंगे। लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको हमारे चैनल से थोड़ा बहुत कुछ लाभ हो रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नमो नमः मित्रों।